ओके, माइनर्स की हम लोग बात कर रहे हैं. माइनर्स इज minor is a part of a matrix, or minor is basically the determinant of the matrix which we get after eliminating any row or column of a given matrix. माइनर हम लोग हमेशा किसी एलिमेंट को लेके चलते हैं. तो सबसे पहले हमें 2x2 मैट्रिक्स को लेके चलेंगे और उसका माइनर फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर 1, आप एग्जांपल से देखिएगा. फॉर एग्जांपल, A इज ए मैट्रिक्स A11, A12, A21 एंड A22. देखिए, हम लोगों को माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैं हमेशा जब भी माइनर्स हमें फाइंड आउट करना है, हमें किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे A11 का माइनर. ठीक है. अब A11 का माइनर इज लाइक, हम इसको माइनर को लिखेंगे क्या, माइनर को लिखेंगे यहाँ पे M11. माइनर विल बी रिटन एज M11. तो जिस एलिमेंट का हम क्या लेंगे, जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर लेंगे, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे, और जो पीछे बचेगा वो हमारे पास माइनर होगा. दैट मीन्स इन दिस केस वी गॉट द माइनर एज A22. सिमिलरली, M12 का अगर हमें माइनर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसकी ये रो और इसका ये कॉलम छोड़ देंगे. जो पीछे बचेगा वो हमारे पास माइनर होगा. वो माइनर क्या होगा, वो माइनर होगा हमारे पास A21. सिमिलरली, M21 को अगर हम लोग देंगे, तो M21 इज A12. अगेन ध्यान में वही रखना है कि हमने ये वाली रो और ये वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हमने छोड़ दिया. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A12. एंड फाइनली M22 इज इक्वल्स टू A22. एक एग्जांपल देखते हैं इसकी. फॉर एग्जांपल, A इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं 3, 4, 2, 5. अब आप यहां पे देखें, अगर मुझे A11 निकालना है, A11 का माइनर निकालना है, यानी M11 निकालना है, तो ये 3 और ये 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छोड़ देंगे. जो पीछे बचेगा वो हमारे पास माइनर होगा. सिमिलरली, सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे M12, तो 4 वाली रो M12 इज, यानी A12 का रो और कॉलम छोड़ देंगे. जो पीछे बचेगा वो हमारे पास उसका क्या होगा, माइनर होगा. देन सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे M21, M21 इज, यानी 2 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो पीछे बच जाएगा 4. एंड M22 में भी ऐसा ही होगा. हम उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, किसका, जो A22 है. A22 यहाँ पे 5 है, तो हमारे पास A11 मिल जाएगा, यानी इट विल बी 3. यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये दिस इज एक्चुअली 11. दिस विल बी रिटन एज A11. तो हम लोग इस तरह से एक दूसरे को लेके चल सकते हैं. नाउ माइनर तो हम लोगों को पता चल गया कि माइनर क्या है. 2x2 मैट्रिक्स में माइनर हम किस चीज को लेके चलते हैं, ये हम लोगों को समझ आ गया. अब कोफैक्टर्स निकालने हैं. द सेकंड थिंग व्हिच विल बी फाइंडिंग इज कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स में हम लिखेंगे
क्या लिखेंगे? कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं सी से, तो Cij इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग देखें तो Cij इज इक्वल्स टू, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, इट इज इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू MIJ। वाह! तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेटेड करके पढ़ते हैं, फिर हम इसको शॉर्टकट में देखेंगे। यानी अगर आपको लिखना है यहाँ पे C11, तो याद आएगा -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। क्या लिखेंगे हम इसको? M11। C12 सिमिलरली लिखा जाएगा -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू M12। C21 इज इक्वल्स टू -1, सॉरी यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, ये आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, इफ वी सी हियर C11 नहीं आएगा, दिस विल बी C12, क्योंकि हमारे पास 1 2 है, तो ये -1 रेज टू पावर i प्लस 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 लिखा जाएगा। ठीक है, it will be written as 2 plus 1, 2 plus 1 raised to power, sorry, into क्या बन जाएगा? into बन जाएगा M21, and C22 is equals to -1 raised to power 2 plus 2 into M22। अब देखिए ध्यान से समझना ये बात, यहाँ पे इफ यू सी, तो हमारा इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है? -1 रेज टू पावर 2 इज +1, तो ये M11 ही आएगा। -1 रेज टू पावर 3 इज, अगर नेगेटिव नंबर का ऑड पावर हो तो वो माइनस ही रहता है, तो दिस इज -M12 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पर भी ऑड पावर है, तो ये माइनस ऑफ M21 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 है, यानी -1 रेज टू पावर 4 है, -1 रेज टू पावर 4 है, तो बेटा ये मेरे पास क्या लिखा जाएगा? M22। नो, ये हमारे पास क्या आ गई? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या मिली? हमें मिली एक वैल्यू पॉजिटिव, देन सेकंड वैल्यू नेगेटिव, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नो, ये हमारे पास क्या आ गया? कोफैक्टर्स। यानी अगर मुझे पिछले मैट्रिक्स की बात करूं, पिछला मैट्रिक्स हमारा क्या था? पिछला मैट्रिक्स था हमारा A इज इक्वल्स टू 3 4 2 5। तो यहां से अगर हम लोग देखें बच्चे, तो हमें C11 क्या मिलेगा? अब हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, C11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +M11 यानी 5। ध्यान से समझना, ये क्या है? ये हमारे पास +M11 है, यानी जो भी M11 की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली लिखी जाएगी। C12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जो भी इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी 2, और यहां पे लिखा जाएगा ये -2। ठीक है, सिमिलरली C21 इज अगेन माइनस ऑफ M21, और M21 हमारे पास क्या आया था? M21 इज वॉज 4, तो ये लिखा जाएगा -4, एंड C22 वॉज, ये +M22 आएगा, दिस इज अगेन ये प्लस में रहेगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, तो दिस विल बी 3। तो ये हमारे पास C11 इज 5, C12 इज -2, C21 इज -4 एंड C22 इज 3। यानी अगर अब आप इसको ध्यान से याद करें, तो मैंने आपको ना, जब हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कि हम इसको साइंस लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस।
तो मैंने आपको ये भी बोला था आगे चल के आपको पता चलेगा कि हम साइंस क्यों लगाते हैं। तो ये साइंस हम इस को फैक्टर की वजह से लगाते हैं कि C11 इज पॉजिटिव, C12 इज नेगेटिव, क्योंकि हम लोग इसको -1 रेज टू पावर 1+2 लेके चल रहे हैं, यानी -1 की पावर ऑड है। C21 में भी -1 की पावर ऑड है, तो इसलिए नेगेटिव लग रहा है इसके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे C22 की पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव हो रहा है। अब हम लोग इसको को फैक्टर्स को डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो भी हमारे माइनर्स होंगे, ठीक है, जो भी माइनर्स होंगे हम उसको डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स और लेके चल रहा हूं, तो आप इसको सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। दैट्स इट इज 3 5 7 और 6 एंड -7 ले लेता हूँ। लेट्स से ये ले लेता हूँ, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। मैं डायरेक्टली मैं पहले लिखता हूँ M11, क्या लिखता हूँ M11। अब हम लोग वही ध्यान रखेंगे, पहले जो एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे हम 3 ले रहे हैं तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी को लेके चलेंगे। तो M11 इज -7। सिमिलरली M12 5 को ध्यान में रखेंगे, उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, पीछे क्या बच जाएगा 6। 5 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो पीछे 6 बच जाएगा। सिमिलरली M21 में हम लोग 6 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो पीछे हमारे पास 5 बच जाएगा। एंड फाइनली इसी तरह से M22 में हम सब छोड़ देंगे तो -7 का अगर हम रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमें +3 मिल जाएगा। ये तो हमें माइनर्स मिल गए जो हम लोगों ने ऑफ कोर्स इससे सीखे थे। लेकिन कोफैक्टर्स क्या, कोफैक्टर्स अब हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। C11 जब C11 लेते हैं तो 1 + 1 2 है, तो ये इसका साइन सेम ही रहेगा, जो भी माइनर का साइन है वही इसका साइन रहेगा। लेकिन जब ये हमारे पास ये इनका सम ऑड हो जाता है, जैसे 1 + 2 3 हो जाता है, तो हम माइनर की वैल्यू को नेगेटिव ले लेते हैं -6। C21 इसी तरह से क्या आ जाएगा -5, क्योंकि इन दोनों का सम ऑड है। और C22 इज पॉजिटिव, तो इसको हम माइनर को डायरेक्टली लिख लेंगे, दैट इज 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास हम लोगों ने सीखा कि 2 × 2 मैट्रिक्स में माइनर कहाँ से आया। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इसकी कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर को हम लोग हमेशा इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हमेशा हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए हो या चाहे वो 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए हो। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग 3 × 3 मैट्रिक्स को आगे लेके बात करेंगे। तो हमने 2 × 2 के लिए चेक कर लिया कि हमारे को किस तरह से माइनर फाइंड आउट करना है और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग 3 × 3 मैट्रिक्स की बात करें, 3 × 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। 1 3 2 4 3 5 2 1 एंड 4। लेट्स से ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। नाउ बात बच्चे वैसे ही करनी है हमने, तो सबसे पहले माइनर ही निकालेंगे जैसे हमने निकाला है। माइनर में अभी सबसे पहले आपको पता है ये हमारे पास 1 इज A11, देन 3 इज A12, A13 ऐसे चलता जा रहा है। तो हम डायरेक्टली अब माइनर लिख रहे हैं M11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो आपने ध्यान वही देना है कि अगर आप इसको देखें तो आप इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, जो बच जाएगा आपने वही लिखना है। M11 इज इक्वल्स टू व्हाट इट इज 3 5 1 4। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट इज 4 3 12 -5 इज इक्वल्स टू 7। देन M12, अब आपने ध्यान में सिर्फ फोकस कर रखना है कि M12 में ये रो छोड़ देनी है, यानी फर्स्ट वाली रो छोड़ देनी है, और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा वो आप लिख लेंगे 4 5
2 4। इस केस में आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। तो इट इज 16 minus 10 is equals to 6। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी इसको आप छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 3 2 1, that is 4 minus 6 equals to -2। इस तरह से आप सारी वैल्यूज का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप देखें बच्चे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3 2 1 4। दिस इज 12 minus 2, it is equals to 10। M22 इसी तरह से अगर M22 देखें तो 3 वाली रो कॉलम को छोड़ दें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 2 4, इट इज 4 minus 4 0। दिस इज 4 minus 4, क्या बन जाएगा, दिस विल बी 0। देन M23 प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, मतलब जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं उसका रो कॉलम छोड़ दें, सेकेंड और थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो इट इज 1 3 2 and 1। this becomes 1 minus 6 is equals to -5। M31 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास it is 15 minus 6 is equals to 9। Similarly M32, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें तो 1 2 4 5, this is 5 minus 8 is equals to -3। and similarly M33, M33 की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 3 4 3 इक्वल्स टू -9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास माइनर्स आ गए। नाउ बात आती है किसकी, कोफैक्टर्स की। और हमने अभी सीखा था कि कोफैक्टर किसी भी रो या कॉलम का क्या होगा, -1 raised to power I plus j into MIJ। यही हमारा क्या है, यही हमारा कोफैक्टर्स है। राइट, तो चलें जी, देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास C11। अब मैं इसमें ना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ क्या बात ध्यान रखनी है, अगर जो रो और जो कॉलम हम लोग ले रहे हैं अगर वो उनका सम इवन है तो हम लोग डायरेक्टली एज इट इज ही C11 आ जाएगा। और अगर वो ऑड है उनका सम, जैसे C12 में 1 + 2 = 3, तो C12 ऑड है यानी इनका सम ऑड है, तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कि सम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास C13 1 + 3 = 4, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो वैल्यू माइनर की है वो एज इट इज लिखी जाएगी। सिमिलरली C21 में ये 2 + 1 = 3, दैट मीन्स ऑड, तो हम माइनर जो भी होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, तो -10। C22 = 0। अब C22 में क्या है, 2 + 2 = 4, तो माइनर का पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे, यानी इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये 0 है, तो 0 अगर नेगेटिव भी होता तो भी चेंज, सॉरी 0 की जगह कुछ नेगेटिव नंबर भी होता तो भी वो एज इट इज ही रहता, कभी भी
इस नंबर को, और 0 अगर हमारे पास किसी नेगेटिव के प्लेस पे आएगा तो भी हम उसको 0 ही लिखेंगे, उसमें हम कभी नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो 0 को हम एज इट इज ही लिखते हैं। C23, 2 + 3 = 5, नेगेटिव है, तो माइनर का नेगेटिव। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, माइनर यहाँ पे -5 है, तो जब माइनस के साथ माइनस लगेगा ना तो ये +5 हो जाएगा, तो दिस इज +5। C31, 3 + 1 = 4, इवन है, तो एज इट इज लिखा जाएगा। C32 क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो -3 आ रहा है, लेकिन 3 + 2 = 5, ये ऑड है, और ऑड के लिए साइन चेंज हो जाता है, तो ये +3 हो जाएगा। बट यही बात जब इवन में देख रहे हैं आप, -9, तो इवन में ये C33, 3 + 3 = 6, ये इवन है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो इट विल बी -9। तो ये हमारे पास इसके कोफैक्टर आ गए। और आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस यूज करें, और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं। तो वो इसकी वजह से यूज करते थे, क्योंकि ये साइंस हमारे पास नेगेटिव हो जाते थे। तो डेट मेक्स द वैल्यू of the cofactors as this which we have found। अब हमारे पास क्या बोलता है कि if A is equals to Aij of the order n is a matrix, then its determinant डेल्टा इज इक्वल्स टू, याद करिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, हर एक एलिमेंट को अगर हम उसके कोफैक्टर के साथ ऐड मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, तो वो हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा। क्या देगा वो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये जो डेल्टा मैंने लिखा है यहाँ पे, ये डेल्टा, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सिग्निफाई कर रहा है। समीशन इज सम Aij, हर एक एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलता है। कोफैक्टर निकालना आप लोगों ने सीख लिया, कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ elements of R1 with its cofactor is value of determinant, is value of determinant। तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, यस ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 विद इट्स कोफैक्टर, यानी R1 के ही कोफैक्टर, इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हमने पहले पढ़ी भी है, और मैं अब आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर आप इसमें देखें, अब जैसे हमने इस ऊपर वाले मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, सॉरी ऊपर वाले मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं, तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हो ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A11 इज 1, कोफैक्टर इज 7 प्लस 3 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -2। देखें आपको याद होगा, हम लोग जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते थे तो हम प्लस माइनस प्लस लिखते थे। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा, इसमें मैंने सब प्लस में ही रहने दिया, क्योंकि समीशन था, हमने समीशन सीखा। समीशन क्या होता है, एडिशन ऑफ द थिंग्स। तो एलिमेंट, ये समझना है आपको, ये चीजें समझनी है, एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट 2 विद इट्स कोफैक्टर
प्लस एलिमेंट 3 विद इट्स कोफैक्टर। वो जो माइनस जो हमारे पास डिटर्मिनेंट के टाइम पे आता था ना, वो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया हुआ है। कहाँ लिया है? वो लिया है जब हमने माइनर से कोफैक्टर पे बात की, जैसे हमने यहाँ पे -6 लिखा, तो ऑलरेडी वो हमें कोफैक्टर की वजह से वो माइनस मिल चुका है। ये बन जाएगा 7 -18 -4, और ये आ जाएगा -15 एज द आंसर। ठीक है, हम इसको ना किसी और के साथ भी चेक करते हैं कि यार, क्योंकि मैंने आपसे बात किया था कि किसी भी मैट्रिक्स की बात करेंगे उसका डिटर्मिनेंट यूनिक रहता है, तो हम चेक करेंगे कि क्या हम किसी और के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो डिटर्मिनेंट यूनिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थर्ड कॉलम के साथ लेता हूँ, तो A31 इंटू C31, A32 इंटू C32, A33 इंटू C33 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2। अगर आप इसकी देखें, सॉरी मैंने लास्ट रो ले ली है, चले कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, लास्ट रो ले लिया मैंने। तो आप देखें यहाँ पे 2, A31 इज, अगर आप देखें तो A31 इज 9 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -9। ठीक है, ये आ जाएगा 18 प्लस 3 -36। So this will give you -15 as the answer. तो देखिए, हम लोगों की जो बात थी कि यार आप जो मर्जी जिस मर्जी तरीके से किसी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, आपको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही मिलेगी। सो वी हैव सीन इट विद 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो हम लोगों ने A11 C11 क्या किया, हम लोगों ने A11 C11, A12 C12 एंड A13 C13 लेके चेक किया। फिर हमने A31 इंटू C31, A32 इंटू C32, ठीक इस तरह से, एंड A33 इंटू C33 को लेके बात की। तो इन दोनों केसेस से हमारी वैल्यूज -15 एंड -15 है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग दिस कोफैक्टर वाली थिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज हमने इसको प्रैक्टिकली देख भी लिया। तो कोफैक्टर्स आपको नोट करिए, समझिए कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है, फिर मैं इससे आगे बात करता हूँ। Remember, adjoint of a matrix, adjoint of a matrix A is always transpose of C. And what is C? C is actually matrix of Cij. C is matrix of Cij, where Cij is the cofactor. तो आपके पास बेटा अगेन हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ A is equals to 1 2 1 -2 3 and 4, ये जो हम करने वाले हैं बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। नो, सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, आपने इसका कोफैक्टर निकालनी है। तो C11 अब मैं डायरेक्टली निकालने वाला हूँ। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, रो को और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो पीछे बचेगा 4। और ध्यान में आपने ना वही जो हमारा साइंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ध्यान में आपने वही रखना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये आते क्यों है अब ये पता चल गया, तो अब आपको हर बार इसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि यहीं से हमारी बात आगे बनेगी। तो C11 इज 4, C12 इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 का कोफैक्टर क्या होगा, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे बचेगा 3। लेकिन ये जो मैंने ऊपर माइनस लिखा है ये -7 में आ जाएगा अब इसके। ठीक है, सिमिलरली C21 हमारे पास आएगा -2, क्या आ जाएगा ये -2, लेकिन उसका जो ऊपर नेगेटिव है, रेड कलर में जो नेगेटिव लिखा है वो भी इसके साथ आएगा आगे, तो ये +2 बन जाएगा इसकी वजह से।
एंड C22 इज, अब 4 की रो और कॉलम छोड़ोगे तो आपके पास 1 बच जाएगा। तो आपके पास को फैक्टर क्या मिल गया, आपके पास को फैक्टर बन गया 4, -3, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। आगे हम बात करेंगे कि हम इसको को फैक्टर्स, सी क्या है, सी इज मैट्रिक्स ऑफ दिस cofactors, these cofactors, यानी it is 4, -3, 2 and 1. Okay, that's great. Now अब हम लोग यहाँ पे देखें तो एडजॉइंट कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ सी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या जाएगा, सो हम कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ 4, -3, 2, 1 का ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल्स टू, आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है, रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4, 2, -3 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज अभी आपको मैं बताने वाला हूं, शॉर्टकट फॉर दिस। अगर आप देखें तो हुआ क्या, हमारे पास क्या था, हमारे पास मैट्रिक्स था ए, हमने इस मैट्रिक्स को क्या लिया, 1, 2, 3 एंड 4, 1, -2, 3 एंड 4। नाउ आप देखिए जब हमने सी लिखा तो क्या किया, हमने मेन दो चीजें की। क्या किया, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स थे उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। किस किस को इंटरचेंज कर दिया, 1 एंड 4 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। When 1 and 4 वर इंटरचेंज तो ये लिखा गया 4 यहाँ पे, 1 लिखा गया यहाँ पे, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट थे। और जो मेन डायगोनल के एलिमेंट नहीं थे, दूसरे एलिमेंट थे, उनके साइंस चेंज हो गए। किस किस के साइंस चेंज हो गए, -2 के साइन चेंज हो गया तो +2 हो गया, एंड 3 का साइन चेंज हो गया तो -3 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस थिंग कैन बी रिटन एज +2, -3। तो ये हमारे पास इसका कोफैक्टर आ गया, दिस इज कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब ये कोफैक्टर भी नहीं है रादर, ये तो हमने डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर दिया, ये हम लोगों ने डायरेक्टली फाइंड आउट कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए, हमने डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया। ये जो चीज है ना, ये आपको कॉम्पिटिटिव में काम आने वाली है, तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स इन ए शॉर्टकट वे। कि अगर हमारे पास, एक और बात करते हैं, सपोज मेरे पास बी मैट्रिक्स है, सपोज बी मैट्रिक्स है मेरे पास -3, 7, -2 एंड 4। तो एडजॉइंट ऑफ बी ना हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इज adjoint of B is adjoint of B के लिए क्या होगा, सबसे पहले -3 और 4 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, दे विल बी इंटरचेंज्ड लाइक दिस। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ -3 लिख देंगे, लेकिन ये जो -2 और 7 है इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी -7 एंड +2। सो दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ बी। सो एडजॉइंट जो है वो भी एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम इस मेथड को लेके चलें, यस एकेडमी के लिए आपको इसको लॉन्गर मेथड को लेके चलना है, बट जब कॉम्पिटिटिव में आप बात कर रहे हैं तो कंपटीशन में आपको इसको
चेंज कर देना है। यानी आपको क्या करना है, फॉर 2x2 मैट्रिक्स अगर हम कभी भी बात करें तो फॉर 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास A11 and A22 are interchanged and similarly हमारे पास क्या लिखा जाएगा, A21 का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस ऑफ A21 एंड A22 का साइन चेंज हो जाएगा तो वो माइनस A22 हो जाएगा। तो ये हम लोगों को क्या देगा, दिस विल मेक द व्हाट, दिस विल मेक द कोफैक्टर्स। तो ये क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास कोफैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ या कोफैक्टर बन जाएगा, या आप इसको आप क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर भी नहीं लिखिए इसको आप, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि दिस इज गिविंग अस डायरेक्टली एडजॉइंट। सो दिस विल बी गिविंग अस एडजॉइंट डायरेक्टली फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो आपने समझनी है, आप इसको नोट करें। 3x3 मैट्रिक्स को हम कैसे लेके चलेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो कम ऑन, यू जस्ट नोट दिस डाउन एंड फर्दर आगे बात करेंगे इसके लिए। सो अगर हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल A is equals to 1 minus 2 1 3 1 2 4 2 minus 2, फॉर एग्जांपल ये है। तो हम कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे इसको हम लोग एक बार सीख लेते हैं। आपके इजीनेस के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर प्लस माइनस प्लस वही लिख रहा हूँ जो हम लोग डिटर्मिनेंट में लिखते हैं ताकि आपको याद रहे, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। फिलहाल एक बार लिख लेते हैं और आपको बात समझाने के लिए आपको पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली माइनस नहीं अब कर रहा, मैं डायरेक्टली कोफैक्टर्स के ऊपर आ रहा हूँ। C11 मेथड वही है, माइनस वाला आपको पता ही है, सिर्फ हमारे साइंस ध्यान में हमने साथ में रखने हैं। तो 1 के लिए 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे तो पीछे बच जाएगा 1 2 2 -2, दिस इज -2 -4 इज इक्वल्स टू -6। C12 अब मैं ये बताऊंगा नहीं, बस हमें क्या देखना है, उस रो और कॉलम को छोड़ देना है। वॉच इट वेरी केयरफुली और आपको दिखता जाएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। दिस इज 3 2 4 एंड -2, लेकिन यहाँ पर भी माइनस बाहर लगेगा क्योंकि इसके ऊपर हमने वो माइनस लिखा हुआ है जो कोफैक्टर वाला माइनस है। सो दिस इज माइनस ऑफ -6 + 8, -6 -8 and that will be equals to minus of -14 equals to +14. C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो हमारे पास बच जाएगा 3 1 4 2, इट इज 6 -4 इट इज इक्वल्स टू 2। C21 में हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन पहले, क्योंकि ऊपर हमने साइन ध्यान में रखना है। तो उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे क्या बच गया, -2 1 एंड 2 एंड -2, ये बन जाएगा आपके पास 4 -2 इक्वल्स टू -2। C22 सिमिलरली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 1 4 -2 1 1 4 -2, दिस इज -2 -4 इज इक्वल्स टू -6। C23 की बात अगर करें, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो दिस इज 1 -2 4 2, दिस इज 2 + 8, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है,
ये माइनस, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है तो हम ध्यान रखेंगे, -7 लेके चलेंगे तो दिस विल बी -10. देन द नेक्स्ट वन इज C31. C31 इज हमारे पास, अगर यहां पे देखें तो C31 is 2, 1, 1, 2. This is 4 minus 1 is equals to 3. And similarly, C32 के साथ आएगा पहले माइनस, देन 1, 3, 1, 2, 1. अच्छा, C31 में यहाँ पे -2 लिखा जाएगा, तो दिस इज -4 एंड -5 हो जाएगा. C32 में माइनस लिखा जाएगा तो 1, 3, 1, 1, 3, 2. This is minus of 2 minus 3. This is minus of -1. This is +1. C33. C33 में it is 1, 2, 3 and 1. This becomes 1 minus 6. It is equals to -5. तो C अब हमारे पास क्या बन गया? C is, let us see once, -6, 14, 2, -2, -6, -10, then -5, 1, -5. ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स. और एडजॉइंट जब हम इसका निकालेंगे तो हम इस C का ट्रांसपोज देंगे, यानी -6, 14, 2, -2, -6, -10, -5, 1, -5 का ट्रांसपोज. And this will give us what? This will give us the final adjoint. -6, 14, 2, -2, -6, -10, -5, 1, -5. So this is the adjoint of it. तो हम लोगों ने सीखा कि हमने एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पे एक और बात करेंगे, दैट इज शॉर्टकट, कि हम इस बड़े एडजॉइंट को कॉम्पिटिटिव में अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या इतना बड़ा काम करना पड़ेगा हमें? नो, इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा. हमारे पास इसके लिए एक शॉर्टकट है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम सीखेंगे और आप उसको अप्लाई करेंगे कभी अगर आपको कंपटीशन के क्वेश्चन साथ में करने. ठीक है, तो आज हम इतने रखते हैं. आज आप इस कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा. प्रैक्टिस क्या करनी है, आई विल इन्फॉर्म यू. तो आप लोग इसको गो थ्रू करिएगा जो भी हम लोगों ने पढ़ा है. माइनर्स क्या थे, कोफैक्टर्स क्या थे, कोफैक्टर्स के बाद एडजॉइंट क्या हुआ, 2x2 का एडजॉइंट कैसे निकाला, 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकाला, और हम 2x2 के एडजॉइंट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे हम 3x3 के एडजॉइंट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इतने रखते हैं आज. नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और आप प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और घर पे रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स एंड जय हिंद.